Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 4 है उसके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। इससे पहले जितने भी मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ यूनिट 1, यूनिट 2 और 3 के, उन सब की वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन करप्शन एंड डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ करप्शन इन इंडिया। सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। करप्शन हैज़ प्रिवेल्ड इन सोसाइटी सिंस टाइम इमेमोरियल। सो करप्शन यानी भ्रष्टाचार जो है वो इंडियन सोसाइटी में आज नहीं आया है, ये कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत टाइम से करप्शन जो है ये सोसाइटी का पार्ट रहा है। इन मॉडर्न वर्ल्ड करप्शन एसोसिएटेड विद पब्लिक ऑफिस टू अ कॉमन मैन। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में करप्शन जो है एक सरकारी ऑफिस में भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ एक जो आम इंसान है वो भी करप्शन करवाता है अपने बेनिफिट्स के लिए, अपनी चीज़ों को, विशेष को पूरा करने के लिए। करप्शन इज एसोसिएटेड विद गिविंग और एक्सेप्टिंग सम काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन इन फॉर्म ऑफ मनी, ऑफिस और पोजीशन फॉर अ सर्विस रेंडर इन एन इलीगल फॉर्म। सो यानी कि कुछ भी ऐसा एक्सेप्ट करना या फिर किसी चीज़ को देना जो कि इलीगल है। तो जैसे कि हम पैसा जो है अपना काम करवाने के लिए जल्दी देते हैं या फिर ऑफिस के अंदर कोई पोस्ट है वो ऑफ़र करते हैं, तो यहाँ पे सर्विस के लिए जो भी चीज़ दी जाती है इलीगल तरीके से उसको करप्शन कहा जाता है। इट मे मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन अ सिंपल फॉर्म सच एज द परचेज ऑफ रेलवे टिकट बाय पेइंग एन एक्स्ट्रा अमाउंट टू द टिकट कलेक्टर। और जो आम इंसान है वो भी जो है डेली रूटीन में जो है करप्शन करते हैं। जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल से अगर समझें कि अगर जो हमें रेलवे टिकट लेनी है और जो टिकट कलेक्टर है वो वहाँ पे जो है टिकट्स नहीं दे रहे हैं या फिर जो डेट है वो निकल चुकी है, तो हम वहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके जो है वो टिकट ले लेते हैं। और प्रोक्योरिंग अ लाइसेंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट। और बहुत बार देखा गया है इंडस्ट्री या मल्टीनेशनल कंपनी ओपन करने के लिए जो उस कंपनी के ओनर होते हैं वो लाइसेंस उन्हें ईजिली मिल जाए तो उसके लिए भी करप्शन करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट। बहुत बार बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को पास करवाने के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट्स ईजी वे में करवाए जाते हैं, वहाँ पर करप्शन किया जाता है। तो यहाँ पर करप्शन जो है डे टू डे लाइफ का पार्ट है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सरकारी ऑफिस में करप्शन होता है, नॉर्मल वे जो लाइफ है उसमें भी एक आम इंसान जो है करप्शन करता है। इट मे टेक मोर सटल फॉर्म सच एज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्शन टिकट्स। और साथ ही साथ कुछ ऐसे करप्शन के फॉर्म्स में मिलते हैं जैसे कि बहुत सटल हैं जो काफ़ी टाइम से देखने को आ रहे हैं हमें। जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो टिकट जो है उन्हीं पर्सन को देती हैं जो फ्यूचर में जाके उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, या फिर जो है उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं किसी चीज़ का तो उन्हें ही इलेक्शन की टिकट दी जाती है। और इन द चेंज ऑफ पोलिटिकल एफिलेशंस ऑफ द मेंबर ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज़। सो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो करप्शन से कनेक्ट ना हो। हर चीज़ में करप्शन जो है आज का एक पार्ट बन गया है और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पर इंडिविजुअल्स जो है वो करप्शन कर कर अपनी चीज़ को ईजिली करवाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आपकी हेडिंग है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन आपको टू द पॉइंट ऐसे ही लिखनी है, आप अपने आप बनाकर नहीं लिख सकते हो, किसी पॉलिटिशियन या ऑथर्स के लिखे हुए वर्ड्स हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरीके से यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं आप वैसे ही लिखो। मैंने सबसे ईजिएस्ट 1 डेफिनेशंस यहाँ पे ऐड की हैं, सो आप ट्राई करना, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, आपको ईजिली लर्न हो जाएंगी। एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप डेफिनेशंस को अपने आंसर में इंक्लूड करो। डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू जैकोब वैन क्लेवरेन, करप्शन मीन्स दैट अ सिविल सर्वेंट अब्यूजेस हिज अथॉरिटी in order to obtain an extra income from the public। सो करप्शन यानी भ्रष्टाचार का मतलब है जब भी कोई सरकारी कर्मचारी अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करता है ताकि वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर सके लोगों से। सेकेंड डेफिनेशन है डेविड एच बेले इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट corruption is a general term covering misuse of authority as a result of consideration of personal gain which need not be monetary। डेविड एच बेले के अकॉर्डिंग जो करप्शन होता है उसमें कोई भी पर्सन अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करता है, अपनी पावर का गलत यूज़ करता है और वो क्या कोशिश करता है अपने आप को बेनिफिट पहुंचाने का, अपने सेल्फिश मोटिव्स पूरे करने का। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन को मनी बेसिस पे ही प्रॉफिट हो, कि सिर्फ पैसा लेकर ही रिश्वत होती है। रिश्वत में आप किसी जो अथॉरिटी है उसको पोस्ट ऑफर कर सकते हो, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, स्पेशल प्रिविलेजेस दे सकते हो। सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ मॉनिटरी। पैसे से रिलेटेड नहीं होता है करप्शन, और भी बहुत सारी चीज़ों का जो है इंक्लूजन जो है करप्शन में किया जाता है एक पर्टिकुलर पर्सन को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। आपकी हेडिंग है फॉर्म्स ऑफ करप्शन।
फर्स्ट पॉइंट है डोनेशन बाय रिच इंडिविजुअल्स एंड बिग कंपनीज टू द पॉलिटिकल पार्टीज। सो करप्शन किस किस तरीके से हो सकता है। पहली बात तो जो रिच पर्सन होते हैं या बड़ी कंपनीज होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन देती हैं, और इनकेस अगर वो पॉलिटिकल पार्टी फ्यूचर में जीत जाती है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो उन्हीं रिच पर्सन और बिग कंपनीज़ को सपोर्ट करती हैं, उनके अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन बनाती हैं। सेकेंड पॉइंट है प्राइवेट कंपनीज ऑफर जॉब टू रिटायर्ड ऑफिशियल। यहाँ पर जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उन सबका एक ही मोटिव होता है कि उन्हें बेनिफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उन्हें ब्राइब यानी रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, उन्हें ऑफर करते हैं एक पोस्ट कि कल को अगर आप रिटायर हो जाते हो अपनी पोस्ट से तो आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो और ये आपकी सैलरी और स्पेशल प्रिविलेजेस रहेंगे। सी पॉइंट है परफॉर्मेंस एवेल्युएशन ऑफ अ ऑनेस्ट ऑफिसर इज डिस्टॉर्टेड और डाउन प्लेड फॉर नॉट मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द सुपीरियर और द सीनियर ऑफिसर। अब यहाँ पर ये भी बहुत बार देखा गया है कि जितने भी ऑनेस्ट ऑफिसर्स होते हैं अगर वो अपने सुपीरियर और सीनियर ऑफिसर्स की बात नहीं मानते हैं तो उनका जो भी रिकॉर्ड बनाया जाता है या उनकी जो भी परफॉर्मेंस होती है उसको इवैल्यूएट करते वक्त उनके सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो अच्छे से उसको बनाते नहीं है, रिकॉर्ड को उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं, उसमें चीज़ें ऐसी ऐड ऑन करते हैं जिससे उस पर्सन को बेनिफिट ना मिले। सो यहाँ पे ये भी बहुत देखा गया है कि जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को डिमांड करते हैं इस तरीके से कि वो उनके विशेस के अकॉर्डिंग काम करें। सो ये भी एक करप्शन का फॉर्म होता है। डी पार्ट है अब्यूज ऑफ पावर बाय द मिनिस्टर ऑफ द सिविल सर्वेंट विच ही यूजेस हिज पोजीशन टू गेट हिज रिलेटिव और फैमिली मेंबर इन गवर्नमेंट सर्विस। बहुत बार जो एमएलए एमपीज होते हैं आपने देखा होगा कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो कोशिश करते हैं अपने फैमिली और रिलेटिव मेंबर्स को सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ करप्शन है। हेडिंग है कॉजेज ऑफ करप्शन की करप्शन के क्या कारण है इंडिया में। सबसे पहले आपने एक पैरा लिखना है यहाँ पे, करप्शन इन प्रेजेंट डे प्रिवेड्स ऑल लेवल एंड ऑल सर्विसेज। आज के टाइम में इंडिया में जो करप्शन यानी भ्रष्टाचार है वो आपको हर लेवल और हर सर्विस में दिखेगा। द मिड 1920s इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेट डिवाइड इन द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इट मार्क द फेडिंग अवे ऑफ द गांधीयन एंड नेहरूवियन इरा ऑफ प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स मोरालिटी। 1920s का टाइम पीरियड है, उसमें हमें सबसे ज़्यादा करप्शन देखने को मिला था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में। जो गांधीयन प्रिंसिपल्स थे या नेहरूवियन प्रिंसिपल्स थे, जिस सिद्धांत से उन लोगों ने बताया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज में वर्क होना चाहिए, वो धीरे धीरे फेड अवे यानी कि धीरे धीरे वो चीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रही थी। और एक टाइम ऐसा भी आया इंडिया के अंदर जब करप्शन लेवल काफ़ी हाई हो चुका था और स्कैम्स एंड स्कैंडल्स जो है वो 90s में देखने को मिले। अमंग द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ करप्शन वर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड इवन फॉर्मर गवर्नर्स। तो इंडिया के अंदर 90s के आसपास जो है कुछ ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनस पे भी इल्ज़ाम लगे करप्शन के जो पहले इंडिया के हायर अथॉरिटीज़ में रह चुके थे, जैसे कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके होंगे या फिर किसी फॉर्मर स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे, इवन फॉर्मर गवर्नर्स। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि इतने हायर पोस्ट पर रहकर किसी पर्सन पे चार्जेस लग रहे हैं करप्शन के। और ये टाइम पीरियड था 90s का जिसमें काफ़ी लोगों पर जो है करप्शन के चार्जेस लगे, स्कैम्स और स्कैंडल्स जो है वो इंडिया में सामने निकल कर आए थे। पॉइंट है हिस्टोरिकल कॉजेस यानी कि ऐतिहासिक कारण है जिसकी वजह से करप्शन आज पार्ट है इंडिया का। इसकी जो शुरुआत हुई थी करप्शन की वो कब हुई थी, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि जो सीनियर ऑफिसर की पोस्ट है उन्हें बहुत अच्छी सैलरी दिया करते थे और जितनी भी हायर पोस्ट थी वो सारी की सारी यूरोपियंस को दी जाती थी और जो लोअर पोस्ट होती थी वो इंडियंस को दी जाती थी जिनकी सैलरीज काफ़ी कम होती थी। इट्स अफेक्टेड देयर इंटीग्रिटी एंड इंडल्ज्ड इन करप्ट प्रैक्टिसेस। सो यही एक कारण है कि जितने भी लोअर लेवल ऑफिसर्स थे उस टाइम पर वो करप्ट प्रैक्टिसेस किया करते थे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 देयर वाज स्कार्सिटी ऑफ गुड एंड इवन आर्टिकल्स ऑफ कॉमन कंजप्शन वर अवेलेबल ऑन राशन कार्ड। ऑल दीज कंट्रोल प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करप्शन। और जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था जिसमें इंडिया जो था उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था थ्रू ब्रिटिशर्स, तो यहाँ पर जो गुड्स है, जो आर्टिकल्स है, उनकी बहुत कमी हो गई थी और सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड पे ही अवेलेबल थी। टाइम पर काफ़ी ऑफिसर्स ने जो है इस चीज़ का गलत इस्तेमाल किया। जो चीज़ें उन्हें देनी चाहिए थी पब्लिक को वो उन्होंने खुद अपने लिए स्टोर करके रखी या फिर हायर प्राइसेस पे उन्होंने बेची जो है रिश्वत लेकर। सो यहाँ पर इसके इंडिया में हिस्टोरिकल कॉजेज़ हैं यानी कि ऐतिहासिक कारण है जिसकी वजह से आज जो करप्शन है वो इंडिया का पार्ट है।
सेकेंड पॉइंट है एनवायरमेंटल कॉजेस। एन एनवायरमेंटल कॉजेस ऑफ करप्शन इज़ द वास्ट अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। साथ ही साथ हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल है करप्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे शहर बस रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही हैं। दिस क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट इन विच द मटीरियल पोजिशन एंड इकोनॉमिक पावर डिटर्मिन द स्टेटस एंड प्रेस्टीज। एक इंसान का जो स्टेटस होता है, जो प्रेस्टीज होता है, उसके मटीरियल पोजीशन से होता है कि उसके पास कितने मटीरियल पोजीशंस हैं या कितनी इकोनॉमिक पावर है, कितना पैसा है। सो इसीलिए सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट इनफ टू अफोर्ड दिस लिविंग। इसीलिए शहरों में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो ये सारी लग्जूरियस चीज़ें जो है अपनी सैलरीज में पूरा नहीं कर सकते हैं। इट कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑफिसर्स हु फॉल प्रे टू करप्ट प्रैक्टिसेस ऑन ऑर्डर टू कीप द स्टेटस इन द सोसाइटी। ये एक रीज़न है कि अपने स्टेटस को बनाने के लिए, अपनी लग्जूरियस थिंग्स को पूरा करने के लिए, अपने बेटर लाइफस्टाइल के लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं ताकि उनकी नीड्स जो हैं वो पूरी हो सके। क्योंकि शहरों का खर्चा काफ़ी है, वहाँ पर मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है आपके प्रेस्टीज को, आपके मटीरियल पोजीशन को। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक कॉजेस, यानी कि आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है करप्शन के लिए। जो भी सैलरीज होती हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की वो काफ़ी कम रहती हैं और उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है वो काफ़ी हाई होता है सिटीज़ के अंदर, जिसकी वजह से रिसेंट ईयर्स में भी हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन काफ़ी देखने को मिल रहा है कि इसमें प्राइसेस हाई हो रहे हैं कमोडिटीज़ के, और जो वैल्यू है वो करेंसी की वो कम हो रही है। सेशन आ रहा है, दुनिया की हर कंट्री में आ रहा है और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे पड़ता है, क्योंकि उनकी सैलरीज़ जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ पे कम होती हैं। उनकी जो सैलरी पे होना चाहिए टाइम के साथ इंक्रीज़ वो नहीं हो पाता है और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ होती रहती है, जिसकी वजह से वो अपने जो नीड्स हैं, जो उनके बच्चों की एजुकेशन सिस्टम है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो उनकी नेसेसिटीज़ होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, लग्जूरियस थिंग्स नहीं पूरी हो पाती, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो करप्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट बनते हैं। फोर्थ पॉइंट है पॉलिटिकल पैट्रोनेज। अब इस चीज़ में तो कोई डाउट ही नहीं है, आज के टाइम में सबसे बड़ा कारण है करप्शन का वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जो लीडर्स होते हैं करप्शन में, वो जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ब्राइब करते हैं ताकि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है स्पेसिफिकली उसको एडवांटेज मिल सके। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स जो होते हैं, जो संविधान होते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया जाता है, कानूनों को तोड़ा जाता है। और पॉलिटिकल सर्वाइवल एट एनी कॉस्ट आर द पॉलिटिशियन रूल्स ऑफ द गेम। जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो सिर्फ पावर में रहना चाहते हैं, उसके लिए वो किसी भी कीमत तक जा सकते हैं और कोई भी कीमत पे कर सकते हैं। इसीलिए बहुत बार देखा गया है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क में, और जो ब्यूरोक्रेसी के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, यानी कि जो IAS, IPS, IFS ऑफिसर्स होते हैं उनके बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन को चेंज करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न माना जा सकता है जिसमें इंडिया में करप्शन जो है टाइम के साथ इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो यहाँ पर एग्जांपल देके समझाया कि जब हमारे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इंडिया में इमरजेंसी लगाई थी जो अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट इमरजेंसी है इंडिया की। सो वहाँ पर उनकी इमरजेंसी को चेक करने के लिए कि उन्होंने सही लगाई थी या फिर गलत, तो एक कमीशन बिठाई थी, शाह कमीशन। तो यहाँ पर ऐसे कमेटीज़ भी बिठाई जा सकती हैं पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट, ये चेक करने के लिए कि वो कहीं अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए तो वर्क नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे पॉलिटिकल पैट्रोनेज यानी कि जो पॉलिटिकल इतिहास रहा है उनका इंटरफेयर करना एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है करप्शन की इंडिया में। पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव लेबिरेंस। अब यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स थे ना, तो उन्होंने कुछ कानून इस तरीके से बनाए थे कॉम्प्लेक्स करके, ताकि इंडियंस को समझ ना आए और वो लोग जो है ज़्यादा बेनिफिट उठा सके और उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकें। इंडिया में आज भी काफ़ी हद तक हम मेजॉरिटी में ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कानून जो है इंडिया में आज भी इम्प्लीमेंटेड है। मींस वही सिस्टम जो उन्होंने बनाया था आज भी हम फॉलो करते जा रहे हैं। जैसे कि जो इंडियन पीनल कोड है उसकी शुरुआत 1860 में हुई थी ताकि क्रिमिनल जस्टिस मिल सके, जो केसेस है क्रिमिनल उसको सॉल्व आउट किया जा सके। तो उसका प्रोसीजर, उसका प्रोसेस जो है ब्रिटिशर्स ने बनाया था। देन उसके बाद सेकेंड जो एक्ट आया था इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861, ये किस तरीके से पुलिस जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, किस तरीके जो पुलिस की फंक्शनिंग रहेगी इंडिया में। फिर थर्ड आया था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर कि एविडेंसेस किस तरीके से पेश किए जाएंगे, क्या क्या एविडेंसेस जो है वो हो सकते हैं। फंडामेंटल रूल्स, सप्लीमेंट्री रूल्स, द फाइनेंशियल बाइबल्स फॉर ऑल द गवर्नमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके अलावा जो भी और रूल्स रेगुलेशन है, फाइनेंसेस से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन है, ये सारे रूल्स रेगुलेशन जो आज हम फॉलो कर रहे हैं वो
ब्रिटिशर्स के बनाए हुए हैं। टाइम पे ब्रिटिशर्स ने ये सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, एविडेंसेस से रिलेटेड। उस टाइम पे सारी चीज़ें बहुत सिंपल हुआ करती थी। उस टाइम पे इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी सोसाइटी के अंदर। द ब्रिटिश हैज़ डिजाइन दिस लीगल सिस्टम टू स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटिशर्स ने ये सिस्टम इस तरीके से सेटअप किया था ताकि जो उनका कॉलोनियल रूल है वो बना रहे इंडिया में, और उनका जो डोमिनेट रूल है उसको कोई भी चैलेंज ना कर सके। प्रोविजंस आर आइडली सूटेड टू द प्रमोशन ऑफ करप्शन एट ऑल लेवल। तो जो भी प्रोविजंस या एक्ट बनाए गए थे उस टाइम पे वो इस तरीके से बनाए थे ताकि यूरोपियन ऑफिसर्स को बेनिफिट हो, इंडियंस को वो एक्सप्लॉइट कर सके, उनसे रिश्वत ले सके और डिस्क्रिमिनेशंस कर सकें उनके साथ। तो वही सेटअप जो है आज भी हम फॉलो करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें करप्शन के जो केसेस हैं वो सामने देखने को मिलते हैं। तो जो कंट्रोल करना इसीलिए डिफिकल्ट हो रहा है कि हमारा सिस्टम ही इस तरीके से बना है कि करप्शन जो है, यानी उसमें लूप होल्स ऐसे छोड़ दिए हैं हम लोगों ने कि ऑफिसर्स जो हैं इजीली करप्शन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल एनवायरनमेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम विच इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर होल कॉल्ड द सोशल सिस्टम। सबसे बड़ा सिस्टम जो होता है वो सोशल सिस्टम होता है, यानी कि समाज का सिस्टम जिसके अंदर बाकी सब सिस्टम वर्क कर रहे हैं, जैसे कि कल्चरल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सब सिस्टम सोसाइटी के अंदर वर्क कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम के भी जो सब सिस्टम है जो उसके अंडर वर्क करता है वो होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी पार्लियामेंट के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो मेंबर्स वहाँ पे बैठ के बनाते हैं, तो वो इम्प्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी किस पे देते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को देते हैं कि आपने इस कानून को इम्प्लीमेंट करवाना है। कहा जाता है कि एक पर्सन का कल्चर यानी सभ्यता इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। जैसा हमारा समाज होगा उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पे पड़ेगा। अगर पहले से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो करप्शन कर रहे हैं, हायर अथॉरिटीज़ के लोग जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उसका असर जो है आपको बाकी के ऑफिसर्स पे देखने को मिलेगा। आज अगर हम इंडिया में बात करें तो यहाँ पर सोशल साइकी यानी बिहेवियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर लोग जो हैं ब्राइबरी, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की बात करते हैं। ब्राइबरी जिसमें हम रिश्वत देते हैं, नेपोटिज्म जिसमें हम अपने ही फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स को सपोर्ट करते हैं, फेवरेटिज्म अपने किसी फेवरेट पर्सन को बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। ये सारा कुछ सोसाइटी में एक्सेप्टेड है, हर जगह चल रहा है और कोई इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता है, कोई खुलकर सामने नहीं आ पाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब दूसरे लोग देखते हैं कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं और उनको बेनिफिट हो रहा है, तो बाकी के लोग भी उस चीज़ से बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो कल्चर चल रहा है, जो सभ्यता चल रही है, उसका जो अल्टीमेटली इफेक्ट होता है हमारे माइंड पे होता है। हमारा बिहेवियर वैसा बन जाता है और हम भी वैसी चीज़ करने शुरू कर देते हैं सोसाइटी के अंदर। People often approach someone known to them for favors which they know are not legally due to jumping the traffic or a queue or getting the benefit ड्यू टू वन हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ सोशल एथोस। अब ज़्यादातर आपने देखा होगा जब भी लोग ट्रैफिक लाइट जो है उसको ब्रेक करते हैं या फिर कोई जो रूल्स रेगुलेशन है, जो क्यू है लाइन, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, इलीगल तरीके से कोई काम करते हैं, तो अपना कोई भी नोन पर्सन जो पॉलिटिकल पावर हो जिसके पास या फिर हायर अथॉरिटीज़ में हो, उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो पर्सन उस इंडिविजुअल को फेवर कर सके। तो यानी कि हमारा कहीं ना कहीं सोशल सेटअप ऐसा बन चुका है कि हम उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप रखते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं अगर हम मुसीबत में फंस जाते हैं, जो हमें निकाल सकें ईजिली उस सिस्टम से। तो यानी कि हम सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते, हम उसी का पार्ट बनते जा रहे हैं टाइम के साथ, क्योंकि सोसाइटी में सारे लोग वही फॉलो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हम भी वैसे बन जाते हैं। तो हमारा सोसाइटी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है करप्शन में। वन पॉइंट है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द इविल ऑफ करप्शन, कि लोग जो है स्ट्रांगली अपना ओपिनियन ही नहीं रखते हैं, खुलकर सामने अपनी बात नहीं रखते हैं, अपनी वॉइस रेज नहीं करते हैं करप्शन के अगेंस्ट। People are repeatedly elected and appointed to the position of power. बार बार जो लोग हैं जो करप्शन करते हैं, जो ब्राइबरी केसेस जिनके खिलाफ चल रहे हैं, वो बार बार जो है टिकट उनको मिल जाती है, वो अपॉइंट हो जाते हैं सेम पोजीशन पे, और वो जो है अगेन ऑफिस से जो बेनिफिट है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपने नियर और डियर वंस को। ये भी देखा गया है कि जब भी कभी किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ करप्शन चार्जेस लगते हैं, उन्हें कोर्ट बुलाया जाता है, तो वो इस तरीके से जाते हैं जैसे कि उन्हें जो है उनकी सर्विस के लिए कोई अवार्ड दिया जा रहा है कोर्ट के अंदर, ना कि कोई पनिशमेंट, ना कि उनको कोई ऐसा फील होता है कि उन्होंने कोई डिस्ग्रेस चीज़ की है। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि जो माइंडसेट है, जो करप्शन को लेकर जो हमारे कंट्री के अंदर जो लोगों का सिस्टम बन चुका है, वो बहुत ही गलत है, जिसके अंदर लोग जो है आवाज़ ही नहीं उठाते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ, और इवन जो है वो सपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ों को ना आकर और ना बोलकर। सो इसीलिए लोगों का स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना चाहिए करप्शन को लेके, तभी जो है करप्शन जो है सोसाइटी से निकल सकता है, ख़त्म हो सकता है। 8th पॉइंट है इनएडिक्वेट लॉज टू डील विद करप्शन। अब इंडिया में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं करप्शन को
लेकर, बट कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट कानून नहीं है ताकि जो गिल्टी ऑफिसर्स हैं यानी कि जिन्होंने करप्शन किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और बाकियों के लिए एग्जाम्पल सेट हो, वो ऐसा ना करें। ऐसा कोई भी स्ट्रिक्ट कानून इंडिया में नहीं है। सारे जितने भी कानून हैं वो ब्रिटिशर्स के टाइम में ज़्यादातर बनाए गए हैं। वो बनाए इस तरीके से गए थे ताकि करप्शन जो है उस सिस्टम के अंदर हो सके। इट टेक टू मच टाइम टू गेट अ करप्शन ऑफिसर पनिश्ड अंडर द लॉ, और इतना लंबा प्रोसेस है, इतना डिले हो जाता है एक करप्ट ऑफिसर को सज़ा देने के लिए। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट शुड बी अवॉर्डेड टू एंड करप्शन, तो इसीलिए यहाँ पर जो है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि करप्शन ख़त्म हो और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट हो कि वो ऐसा सोसाइटी में ना करें। Ninth point है judicial apathy and lack of punishment. A contributory factor to the growth of corruption in India is that the cases related to corruption are often handled in a casual and a clumsy manner. अब ज़्यादातर करप्शन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं कम होने की बजाय। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लॉज है वो स्ट्रिक्ट नहीं है, और दूसरा जिस तरीके से पनिशमेंट दी जाती है, जिस तरीके से केसेस को हैंडल किया जाता है वो बहुत ही कैजुअल वे में किया जाता है, जैसे कुछ बड़ा नहीं हुआ है, एक नॉर्मल सी चीज़ है, जिसकी वजह से दूसरों को एक रीज़न मिल जाता है करप्शन करने का कि अगर उन्होंने भी किया तो उनके खिलाफ भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी गवर्नमेंट और कोर्ट, और गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकती है क्योंकि हो सकता है कि जिस पर्सन के खिलाफ वो एक्शन लेने लगे हैं वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हों, उनके फॉलोअर्स हों। हो सकता है कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो NGOs होते हैं उनके पीछे खड़े हुए हैं, तो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं गवर्नमेंट के भी कि वो एक्शन या जो उनके खिलाफ है स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाते हैं। और अगर ऐसा कोई पर्सन जो करप्ट है उसके खिलाफ चार्जेस साबित भी हो जाते हैं, पुलिस जो है उन्हें पकड़ भी लेती है, तब भी बहुत माइनर सी पेनल्टीज़ लगती हैं या फिर नहीं लगती हैं। जुडिशियल सिस्टम इज़ सो एक्सपेंसिव एंड इनएफिशिएंट दैट इट टेक्स ईयर्स फॉर द करप्शन केसेस टू बी डिसाइडेड। अब जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जैसे कि आपको पता है कितने ही केसेस पेंडिंग रहते हैं, और ये इतना एक्सपेंसिव सिस्टम है, ऊपर से इतना इनएफिशिएंट सिस्टम है कि कितने ही सालों लग जाते हैं करप्ट पर्सन के खिलाफ जो है उन पर चार्जेस साबित करने के लिए। द कन्विक्शन रेट इन इंडिया कोर्ट्स इज़ ओनली 6%। देयर आर 3 करोड़ केसेस पेंडिंग्स इन द इंडियन कोर्ट। जो कन्विक्शन रेट है कि ज़्यादातर केसेस सॉल्व होंगे वो इंडिया के ओनली 6% है। 3 करोड़ केसेस जो है वो इंडिया के पेंडिंग चल रहे हैं। सो जिसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है वो काफ़ी स्लो है। तो यहाँ पर ये एक रीज़न मिल जाता है अगेन करप्ट लोगों को करप्शन करने का। एवरेज टाइम होता है एक केस को सॉल्व करने का वो इंडिया में 10 से 20 साल है, जिसकी वजह से जो लोगों को इंसाफ है वो नहीं मिल पाता है और करप्शन के केसेस जो है वो डिले होते रहते हैं इंडिया में। आपका 10th पॉइंट है अनड्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू सिविल सर्वेंट। आर्टिकल 311 of the Indian Constitution, which provides protection to the civil servant as interpreted by our courts, made it difficult to deal with effectively with the corrupt public servant। हमारे संविधान के आर्टिकल 311 में ये लिखा हुआ है कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन या फिर इलीगल एक्शन नहीं लेंगे कोर्ट जब तक उनका जो एविडेंसेस हैं या जब तक पूरे कंप्लीट चार्जेस जो है उनके अगेंस्ट फाइल नहीं हो जाएं। तो बेसिकली ये आर्टिकल जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किसी भी तरीके के चार्जेस जो है उन पर लगने के लिए। तो इसीलिए केसेस काफ़ी लंबे चलते हैं, काफ़ी एविडेंसेस जो है इकट्ठे करने पड़ते हैं, सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं, तब जाकर जो अगर चार्जेस साबित होते हैं तब एक सिविल सर्वेंट को पनिशमेंट दी जाती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के कारण स्ट्रिक्ट एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। टू मच सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज अश्योर्ड टू द ब्यूरोक्रेसी। अब किसी भी ब्यूरोक्रेट की जो टेन्योर होता है, जो उसका टाइम पीरियड है, उसको कम नहीं कर सकते, उनको ऑफिस से ऐसे जो है अननेसेसरीली निकाल नहीं सकते, उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। हर चीज़ के लिए एक प्रोसीजर बनाया गया है। हम ये कह सकते हैं कि अगर वो कोई गलती करते हैं, कोई अपने फ़ायदे के लिए कोई स्टेप उठाते हैं, तो अगर हमें उन्हें पनिशमेंट देनी है तो सिस्टम को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि उनको सज़ा देते देते सालों लग जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में करप्शन केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं पेन में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज़ must. I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.